नमस्कार, मैं भगवती प्रसाद सोने माँ प्रज्ञा कॉलेज के ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास। बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास, जिसमें भी आज अपना जो टॉपिक है वह है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया। भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने जो भारत में 3 महत्वपूर्ण आंदोलन किए थे उनमें से ये थर्ड है। पहला था असहयोग आंदोलन, दूसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन 1920, 1930 और ये 1942। क्लियर? गांधी जी ने जो भारत में महत्वपूर्ण जो 3 आंदोलन किए थे, वैसे तो उन्होंने खूब आंदोलन किए थे, अपना जीवन ही पूरा भारत की स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने समर्पित कर दिया था, किंतु भारत में जो 3 महत्वपूर्ण आंदोलन किए थे जनता को जागरूक करने के लिए, देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, वो गांधी जी ने ये 3 आंदोलन किए थे, जिनमें भी आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया गया आंदोलन था। इसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये बात महत्वपूर्ण है, यानी अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की बात उन्होंने कही थी, और इसी में उन्होंने नारा दिया था करो या मरो, डू एंड डाई। करो या मरो, ये नारा गांधी जी ने इसी आंदोलन में दिया था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में बात कर रहे हैं। वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को पारित हुआ। तब गांधी जी ने भाषण देते हुए कहा था, मैं देश की बाजू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यानी कांग्रेस मेरा साथ नहीं देगी तो मैं देश के जो आम लोग हैं उनको लेकर मैं एक बहुत बड़ा आंदोलन कर दूंगा, यानी देश की बाजू जो आम हैं लोग हैं उनको लेकर ही मैं ये आंदोलन कर सकता हूँ। नेक्स्ट, 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया और कहा, हम आग से खेलने जा रहे हैं तथा ऐसी दूधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टा हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। यानी ये बात कही गई थी 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस के उपलक्ष्य पर, क्या हम आग से खेलने जा रहे हैं। वो दूसरों को जला सकती है और अपने को स्वयं को भी जला सकती है। हम ऐसी 2 धारी तलवार से खेलने जा रहे हैं, या तो हम अपने प्राणों की आहुति देंगे या देश को स्वतंत्रता दिलाने में सफल होंगे। तो अतः हम 2 धारी तलवार से खेलने जा रहे हैं। क्लियर? अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और नेहरू जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पेश किया, जो 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। गांधी जी ने इस पर 70 मिनट तक भाषण दिया कि हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसी रूपरेखा होनी चाहिए। ओजपूर्ण भाषण था उनका और उन्होंने नारा दिया था करो या मरो का। क्लियर बच्चों? ये इस प्रकार जो भारत छोड़ो आंदोलन है जो मैंने आपके सामने रखा। कुल मिलाकर देखा जाए तो गांधी जी भी निरंतर संघर्ष करते करते उन्होंने भी, जब सेकंड विश्व युद्ध की परिस्थितियां भारत में विश्व में चल रही थी, तो भारत ने भी इनका फ़ायदा उठाने की बात सोची। अतः उन्होंने नारा दिया करो या मरो।
जैसे 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इस पर इंग्लैंड ने 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेजों ने कहा कि इस युद्ध द्वारा प्रत्येक राष्ट्र के शोषण का अंत होगा। यानी अंग्रेजों ने यही बात कही कि इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद प्रत्येक जो देश है उनके जो शोषण हो रहा है उसका अंत होगा, प्रत्येक जाति को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त होगा। इसके परंतु बाद लॉर्ड लिनलिथगो ने केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय विधानमंडल तथा मंत्रिमंडलों से परामर्श किए बिना भारत को भी युद्ध में शामिल कर दिया। यानी लॉर्ड लिनलिथगो ने तो केंद्रीय विधानसभा से पूछा, ने प्रांतीय विधानसभा से पूछा, ने मंत्रिमंडलों से पूछा और भारत को भी युद्ध में सम्मिलित कर लिया। यानी भारत की जनता से, भारत के जो राष्ट्रीय नेता है, जो निर्वाचित सदस्य है, उनसे किसी से नहीं पूछा और लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत को भी इंग्लैंड की ओर से युद्ध में शामिल कर दिया। कांग्रेस ने गवर्नर जनरल की इस कार्रवाई को सर्वथा अनुचित बताया। 10 अक्टूबर 1939 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई जिसमें मांग की गई कि ब्रिटिश सरकार यह घोषणा करे कि युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी। यानी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसमें ये मांग की गई कि अंग्रेज इस बात की घोषणा करे कि युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। क्लियर? तत्काल भारतीय मामलों पर अधिक से अधिक नियंत्रण दिया जाएगा और भारत को तत्काल प्रभाव से ज़्यादा मामलों पर नियंत्रण भी दे दिया जाएगा। कांग्रेस की इस मांग के बावजूद 17 अक्टूबर 1939 को लॉर्ड लिनलिथगो ने युद्ध के बाद भारत को अधिराज्य स्थिति देने की घोषणा की, यानी डोमिनियन स्टेट देने की बात कही। यानी अंग्रेजी शासन के अंतर्गत भारत को स्वतंत्रता, यानी राष्ट्रमंडल के अंतर्गत स्वतंत्रता देने की बात कही। इस घोषणा से किसी को तसल्ली नहीं हुई, यानी अब कोई डोमिनियन स्टेट नहीं लेना चाहता था, क्योंकि 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की बात की गई थी। महात्मा गांधी ने कहा, कांग्रेस ने रोटी मांगी थी परंतु उनको पत्थर मिले। यानी हमें जहाँ स्वतंत्रता की बात की, अंग्रेजों ने हमें अधिराज्य देने की बात की, यानी हमने रोटी मांगी, उन्होंने पत्थर दिए। 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें ब्रिटिश सरकार के रवैये के विरुद्ध रोष प्रकट किया गया। अतः कांग्रेसी मंत्रिमंडलों को त्यागपत्र देना पड़ा। 8 प्रांतों के कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। इन सभी प्रांतों में गवर्नर जनरल ने संविधान की विफलता घोषित करके धारा 93 के अनुसार प्रांतों का शासन गवर्नरों को सौंप दिया। यानी जहाँ जहाँ कांग्रेस ने इस्तीफा दिया वहाँ 93 एक्ट धारा के अनुसार सभी का जो शासन है वो गवर्नर जनरल को सौंप दिया। प्रांतीय स्वराज्य का अंत कर दिया गया। प्रांतों से उत्पन्न संवैधानिक गतिरोध का परिणाम यह निकला कि लॉर्ड लिनलिथगो जिन्ना की अध्यक्षता की तरफ झुकने लगा। यानी जहां भारतीय स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति अपना रहे थे और जिन्ना को सपोर्ट कर रहे थे। इससे लीग को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। 1940 में लीग ने पाकिस्तान की मांग प्रस्तुत की। इधर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत तेजी से बदल रही थी। जर्मनी ने जून 1940 तक अनेक देशों पर विजय प्राप्त कर ली और ब्रिटेन पर तेजी से हवाई हमले प्रारंभ कर दिए। यानी अब इंग्लैंड पर भी हवाई हमले प्रारंभ हो गए। इससे अंग्रेजों को भारी खतरा उत्पन्न हो गया। इस अवसर पर गांधी जी ने कहा, हम ब्रिटेन की बर्बादी में अपनी आज़ादी की तलाश नहीं करते। कांग्रेस ने 7 जुलाई 1940 को पूना में एक प्रस्ताव पारित कर 2 शर्तों पर सरकार को सहायता देने का वचन दिया। पहली शर्त यह थी कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्रता दी जाए। दूसरी, वह केंद्र के सभी मुख्य राजनीतिक दलों को मिलाकर तुरंत एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। इंग्लैंड इस समय राजनीतिक परिवर्तन आया। इंग्लैंड में राजनीतिक परिवर्तन आया। चैम्बरलेन के स्थान पर चर्चिल प्रधानमंत्री और लॉर्ड जेटलैंड के स्थान पर एमरी भारत सचिव बने।
उनकी भारत के प्रति सहानुभूति बिल्कुल नहीं थी, चर्चिल की भी नहीं थी। किंतु गंभीर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए गवर्नर जनरल को भारतीय नेताओं से बातचीत करके संतुष्ट करने की आज्ञा दे दी गई। अतः गवर्नर जनरल ने 8 अगस्त 1942 को, जिसमें कहा गया कि युद्ध के बाद ऐसी समिति नियुक्त की जाएगी जो पूर्णतः राष्ट्रीय होगी और वह भारत के भावी संविधान की रूपरेखा तैयार करेगी, यानी भारतीयों को संतुष्ट करने की बात इसमें कही गई थी। गवर्नर जनरल कार्यकारिणी समिति में भारतीय प्रतिनिधि शामिल करने का आश्वासन दिया। युद्ध संबंधी मामले में सलाह देने के लिए युद्ध परामर्श समिति का गठन किया गया जिसमें देसी रियासतों तथा भारत के राष्ट्रीय जीवन के सभी प्रमुख तत्वों को शामिल करने की व्यवस्था थी। कांग्रेस ने इस घोषणा को अस्वीकार कर दिया, यानी इससे भी संतुष्ट कांग्रेस नहीं हुई, क्योंकि पुनः प्रस्ताव में उल्लेखित शर्तों का पालन इस घोषणा में नहीं किया गया था। इसके विपरीत इस घोषणा में अप्रत्यक्ष रूप से यह कह दिया गया कि मुस्लिम लीग की स्वीकृति के बिना भारत को कोई संवैधानिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी अब जो अल्पसंख्यक है उनकी स्वीकृति के बिना बहुसंख्यकों की बात नहीं मानी जाएगी। अतः कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार बहुमत को अल्पमत की दया पर छोड़ दिया गया। यह घोषणा राष्ट्रीय हितों के सर्वथा प्रतिकूल थी। अतः कांग्रेस ने सरकार का विरोध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया, जिसमें देशवासियों से युद्ध में सरकार की सहायता न देने की अपील की गई। क्लियर? नेक्स्ट, इसी में आगे पढ़ेंगे। 30 मार्च 1942 को सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने यह संकेत दिया कि भारतीय नेताओं से बातचीत असफल हो गई तो ब्रिटिश सरकार भारतीय गतिरोध को दूर करने के लिए कोई बातचीत नहीं करेगी। यानी सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत में एक आयोग आया और उन्होंने भारतीय नेताओं को समझाने की बात कही, जिसमें अंग्रेज सदस्य थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस। ये तीनों जने आए थे, किंतु ये दिल्ली पहुँचे पर किसी कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं हुई, दूर करने के लिए बातचीत नहीं करेगी, क्योंकि क्रिप्स मिशन अब असफल हो चुका था। अतः भारतीयों के समक्ष स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। अतः कांग्रेस को विवश होकर भारत छोड़ो आंदोलन चलाना पड़ा, किंतु केवल क्रिप्स मिशन की असफलता ही इस आंदोलन का मूल कारण नहीं थी। इस समय परिस्थितियां भी भारत के अनुकूल थी। अतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं व आम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया और इसमें कार्य किया। जैसे पहली, क्रिप्स के प्रस्ताव अपर्याप्त थे। कांग्रेस भारतीय समस्या का हल करना चाहती थी और वह हल यह था कि देश की आज़ादी, किंतु सितंबर 1941 को चर्चिल ने यह घोषणा कर दी कि वह ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। यानी चर्चिल ने यह साफ कह दिया कि मैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए नहीं बना हूँ। उसने यह भी कहा कि अटलांटिक चार्टर में दिया गया आत्मनिर्णय का अधिकार भारत में लागू नहीं होगा। अतः क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद तो भारतीयों को विश्वास हो गया कि क्रिप्स को चीन तथा अमेरिका के दबाव के कारण भेजा गया था और चर्चिल भारतीयों का वास्तविक शक्ति देना ही नहीं चाहते थे। यानी वो दबाव में उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा था और चर्चिल भारत को स्वतंत्रता देना ही नहीं चाहते थे। वो तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव था अमेरिका का, चीन का, जो उनके साथ लड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने ये क्रिप्स प्रस्ताव भेजे थे। अतः लोगों में निराशा फैल गई, किंतु लोगों की वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्ति की लालसा अब और अधिक तीव्र हो गई। जब किसी व्यक्ति को कोई चीज़ नहीं मिलती है तो उसकी लालसा भी बड़ी तीव्र हो जाती है उसे पाने की। दूसरा, भारत पर जापान के आक्रमण का भय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। यद्यपि भारतीयों की सहानुभूति इंग्लैंड के प्रति भी नहीं थी, लेकिन उनकी दृष्टि में जापान इंग्लैंड से कम साम्राज्यवादी नहीं था। यानी इसकी तरफ तो नहीं थी, किंतु जापान भी साम्राज्यवादी शासक था, देश था। बर्मा पर जापान का आक्रमण होने के बाद
से जो भारतीय शरणार्थी आ रहे थे उन्हें अपनी दुख भरी कहानियाँ यहाँ आकर सुनाई। भारतीय शरणार्थियों से ऐसा व्यवहार किया जा रहा था जैसे किसी घटिया जाति के हो। भारतीयों और यूरोपियन शरणार्थियों से व्यवहार में भेदभावपूर्ण नीति के कारण अंग्रेजों के प्रति अविश्वास बढ़ रहा था। इस समय युद्ध के कारण बहुत सी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं रही थी। वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे थे। लोगों का कागज के नोटों से विश्वास उठ गया। मध्यम वर्ग में सरकार के प्रति अविश्वास अधिक उत्पन्न हो गया, यानी खाने पीने के भाव बहुत बढ़ गए थे। नोटों पर लोगों का विश्वास नहीं था और वस्तुएं महंगी से महंगी होती जा रही थी। सिंगापुर, मलाया, बर्मा में अंग्रेजों की हार से गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि अंग्रेज भारत की रक्षा करने में असमर्थ थे, यानी ये जो स्टेट है जहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार था किंतु यहाँ पर वह उनकी रक्षा नहीं कर पाए। अतः गांधी जी को भी यह विश्वास हो गया था कि अंग्रेज भारत की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। गांधी जी को यह भी विश्वास था कि यदि अंग्रेज भारत में रहेंगे तो जापान भारत पर अवश्य ही आक्रमण कर देगा। यदि अंग्रेज भारत छोड़ दे तो शायद जापानी आक्रमण न करें। इसीलिए गांधी जी ने भारत से निकल जाने को अंग्रेजों को कहा। 5 जुलाई 1942 के हरिजन पत्र में अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़कर जाओ। यानी गांधी जी ने हरिजन में लिखा, जापानियों के लिए भारत को मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारत के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़कर जाओ। क्लियर? उपयुक्त परिस्थितियों में गांधी जी के समक्ष झुकने की नीति के विरुद्ध थे। उपयुक्त परिस्थितियों में गांधी जी सरकार के समक्ष झुकने की नीति के विरोधी थे, क्योंकि इससे भारतीय स्वतंत्रता अधिक दिनों तक रुक सकती थी। वह प्रत्यक्ष कार्रवाई के पक्ष में थे, चाहे युद्ध का कितना ही बुरा असर क्यों न पड़े। 14 जुलाई 1943 को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया था, यदि अंग्रेज भारत से अपना नियंत्रण हटा ले तो भारतीय जनता विदेशी आक्रांताओं का सामना करने के लिए हर प्रकार के योगदान के लिए तैयार है। इस प्रस्ताव का अंतिम निर्णय 7 व 8 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस की महासमिति में किया गया। कांग्रेस महासमिति ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कुछ संशोधनों के साथ पारित कर दिया। इस अंतिम प्रस्ताव में कहा गया, भारत में ब्रिटिश शासन तुरंत अंत होना चाहिए। पराधीन भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद का चिन्ह बना हुआ है, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रूप ही बदल सकता है। अतः भारत में ब्रिटिश सत्ता के हट जाने की मांग दोहराती है। यह मांग न मानी जाने पर यह समिति गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक संघर्ष चलाने की अनुमति प्रदान करती है तथा भारतीयों से अपील करती है इसका आधार अहिंसा हो। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि सरकारी दमन नीति के कारण गांधी जी का नेतृत्व उपलब्ध न हो तो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को अपना नेता समझे। यानी गांधी जी अगर इसका नेतृत्व न कर पाए तो प्रत्येक जो आंदोलनकारी हैं वो स्वयं को इसका नेता समझे। यानी भारत छोड़ो आंदोलन में कोई एक नेता नहीं था। क्लियर? सभी इसके नेता थे, किंतु सरकार की दमन नीति चालू रही। गांधी जी ने बातचीत करने के लिए गवर्नर जनरल को एक पत्र लिखा। उसका उत्तर की प्रतीक्षा में थे। गांधी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, चीन के राष्ट्राध्यक्ष चियांग काई शेक को भी पत्र लिखा था। उसमें कहा गया था कि कोई कदम जल्द से जल्द उठाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि भारत में स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड पर दबाव डालें। यानी रूजवेल्ट और चियांग काई शेक को यह पत्र लिखा कि हम स्वतंत्रता की कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, आप इंग्लैंड पर किसी न किसी प्रकार से दबाव डालें। लॉर्ड लिनलिथगो भारत के बढ़ते हुए असंतोष को भली भांति जानते थे। अतः जनता जानते थे कि यदि एक बार आंदोलन हुआ तो सबसे अधिक भयंकर होगा।
अतः वह आंदोलन प्रारंभ होने से पूर्व ही उसे कुचल देना चाहते थे। अतः कांग्रेस महासमिति की बैठक भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकृत करने के बाद 8 अगस्त 1942 की अर्धरात्रि के समय समाप्त हुई थी। अतः 9 अगस्त को सूर्य उदय होने से पूर्व ही गांधी जी ने कांग्रेस कार्य समिति के सभी नेताओं को बम्बई में गिरफ्तार कर अज्ञात स्थान पर भेज दिया। यानी यह बात गांधी जी पहले ही जानते थे, क्लियर, कि 9 अगस्त सबको अंधेरे में ही सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और अज्ञात स्थान पर भेज दिया। क्योंकि पहले ही कहा जा चुका है, गांधी जी अगर इस आंदोलन में न मिले या उनका आंदोलन में नेतृत्व न प्राप्त हो तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को स्वयं नेता समझे। बहुत दिनों तक जनता को उनकी जानकारी ही नहीं मिली। बाद में पता चला कि गांधी जी को पूना में आगा खां महल में तथा अन्य नेताओं को अहमदाबाद जेल में बंद कर दिया गया था। सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। सरकार ने आंदोलन का दमन करने के लिए जनता पर अत्याचार किए। कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी में जनता नेतृत्वहीन हो गई। कांग्रेसी नेताओं ने कई हिदायतें देना भी नहीं छोड़ी थी। गांधी जी ने केवल यही कहा था, मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जनता को करो और मरो का नारा दिया। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के शेष नेताओं ने कांग्रेस कमेटी की ओर से एक पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें 12 सूत्री कार्यक्रम दिया गया था। इस पुस्तिका में संपूर्ण देश में हड़ताल करने, सार्वजनिक सभाएं करने, नमक बनाने, लगान न देने आदि बातें कही गई थी। इस पुस्तिका में अहिंसात्मक आंदोलन पर विशेष बल दिया गया। ये सरकार की दमनात्मक नीतियां थी। जो कांग्रेस के जो नेता थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेल भेज दिया गया। कहीं कि गांधी जी को सर सैयद आगा खां महल में रखा तो वहीं आदो को अहमदाबाद की जेल में डाल दिया गया। आंदोलन का स्वरूप 1942 के आंदोलन की कोई तैयारी नहीं की गई और न आंदोलन के संचालन की रूपरेखा तैयार की गई थी। यह एक स्वाभाविक जन आंदोलन था जो मुख्यतः विद्यार्थियों, किसानों, निम्न मध्यम वर्ग तक सीमित रहा। श्रमिकों ने इस आंदोलन में बहुत कम भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन 4 अवस्थाओं में होकर गुजरा। आंदोलन की प्रथम अवस्था 9 अगस्त 1942 से लेकर 3-4 दिन तक चली थी। इस अवस्था में हड़तालें, प्रदर्शन, जुलूस आदि निकाले गए। सरकार ने शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने के लिए लोगों पर अत्याचार किए। 11 अगस्त 1942 को पुलिस ने दोपहर के 2:30 बजे तक मुंबई में 13 बार गोलियां चलाई। इसमें कई लोग मारे गए और अनेक जख्मी हुए, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। यानी औरतें और बच्ची ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में महती भूमिका निभाई थी। अतः हम ये नहीं कह सकते हैं कि गांधी जी या बड़े नेता ही भारत में जो स्वतंत्रता दिलाने में अपनी महती भूमिका निभाई। यानी उन आम लोगों में जनता, बच्चा, उन्होंने भी देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो वह जिनके नाम ही नहीं है स्वतंत्रता आंदोलन में, उन सभी को भारत सरकार व अन्य लोग आज भी नमन करते हैं और उन्हीं की जो दी गई स्वतंत्रता है उसका उपभोग कर रहे हैं। शामिल थे, जिससे लोगों में सरकार के विरुद्ध आग भड़क उठी और हिंसा पर उतारू हो गए। इसके बाद आंदोलन को दूसरी अवस्था प्रारंभ होती है, जिसमें लोगों ने म्यूनिसिपल भवनों, सरकारी इमारतों, संपत्ति पर आक्रमण किया। यानी सरकार की जो संपत्ति है उन पर आक्रमण किया। रेलवे स्टेशन, डाक खाने, पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उनमें आग लगा दी। रेल की पटरियां उखाड़ दी, तारों की लाइनें काट दी गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंदोलन का अत्यधिक प्रभावशाली रहा। बलिया जिले में कांग्रेस राज्य समाप्त हो गया। यानी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में अंग्रेजी सरकार ही समाप्त हो गया तथा अस्थायी सरकार स्थापित कर ली गई। आंदोलन को दबाने के लिए सेना को बुलाना पड़ा। इस सेना ने लोगों पर अमानवीय अत्याचार किए। 21 व 22 अगस्त को से 6 सितंबर तक बिहार में एक गांव के लोगों ने मशीन गनों से भून दिया गया। यानी बिहार में मशीन गनें क्रांतिकारियों पर, जन आंदोलनकारियों पर चलाई गई।
तीसरी अवस्था 1942 में मध्य से प्रारंभ होती है। इसमें लोगों ने पुलिस व सेना के अत्यधिक अत्याचारों से क्षुब्ध होकर सरकारी संपत्ति, अधिकारी और संचार साधनों पर हथियारों सहित आक्रमण कर दिया। बम्बई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में कुछ स्थान पर जनता द्वारा बम फेंके गए। यह स्थिति 1943 तक चलती रही। इसके बाद आंदोलन कुचल दिया गया। चौथी अवस्था, इस अवस्था में आंदोलन बहुत ही धीमी गति से 9 मई 1944 तक चला। गांधी जी को छोड़ दिया गया। लोगों ने तिलक दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाए। इस आंदोलन ने जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली ने सराहनीय कार्य किए। किसानों, विद्यार्थियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्लियर? ये आंदोलन के जो 4 चरण थे वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। अन्य दलों का आंदोलन के प्रति रवैया, यानी कांग्रेस के अलावा जो अन्य दल थे उनका इस आंदोलन के प्रति क्या रवैया था। कांग्रेस को छोड़कर अन्य किसी दल ने इसमें भाग नहीं लिया। साम्यवादी दल की नीति तो रूस के कार्यकलापों से प्रभावित होती रही। जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो उसने युद्ध को साम्राज्यवादी बताया था, किंतु जब रूस पर जर्मनी का आक्रमण हुआ और रूस इंग्लैंड के साथ मिल गया, तब उन्होंने इस युद्ध को जनता का युद्ध कहना शुरू कर दिया। यानी साम्यवादियों ने पहले ये कहा ये साम्राज्यवादी युद्ध है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, किंतु जब रूस इंग्लैंड की ओर से शामिल हुआ तो कहा ये जनता का युद्ध है। यानी उनकी दोहरी नीति थी। शुरू कर दिया। इस प्रकार साम्राज्यवादी दल ने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से प्रभावित होकर राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति अपना दृष्टिकोण शीघ्र बदल लिया और उन्होंने लोगों से अंग्रेजों की सहायता करने के लिए कहा। साम्राज्यवादियों ने भारत छोड़ो आंदोलन की निंदा की। मुस्लिम लीग के सर्वेसर्वा मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन को अत्यंत खतरनाक बताते हुए मुस्लिमों से इसमें भाग न लेने की अपील की। इतना ही नहीं, इस समय जबकि कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता जेल में थे, मुस्लिम लीग ने उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर अंग्रेजों से साठगांठ करना प्रारंभ कर दिया। यानी मोहम्मद अली जिन्ना जी भी इस आंदोलन में नहीं उतरे और न ही लोगों से अपील की कि आप इस आंदोलन में भाग लें, बल्कि यह कहा यह आंदोलन बहुत खतरनाक है। और कांग्रेस के नेता जब जेल में थे तो उन्होंने अंग्रेजों से साठगांठ करना प्रारंभ कर दी। यानी अपना जो मत था, अपनी जो बात है वो अंग्रेजों से करने लग गए। हिंदू महासभा के प्रधान वीर सावरकर ने यद्यपि सरकार की कटु आलोचना की, लेकिन हिंदुओं को इस आंदोलन में भाग न लेने को कहा। उदारवादियों के नेता सर तेज बहादुर सप्रू ने कांग्रेस के प्रस्ताव को अनीतिपूर्ण और असामयिक बताया। एंग्लो इंडियन जाति के प्रवक्ता एंथोनी ने आंदोलन का विरोध करते हुए कहा कि अंग्रेजों से अपना पुराना बदला चुकाने के लिए भारत को धुरी राष्ट्रों के हाथ बेचना ठीक नहीं होगा। यानी जो मित्र राष्ट्र हैं उन पर धुरी राष्ट्र ने आक्रमण किया और ये जो एंग्लो इंडियन प्रवक्ता एंथनी जी हैं, इन्होंने कहा कि अंग्रेजों को अपना पुराना बदला चुकाने के लिए भारत को धुरी राष्ट्रों के हाथों बेचना नहीं होगा। इसी में डॉक्टर अंबेडकर, हरिजन नेता, भारतीय ईसाइयों तथा अकाली दल ने भी इस आंदोलन का विरोध किया था। आंदोलन का महत्व और परिणाम। यह आंदोलन कोई साधारण आंदोलन नहीं था। कांग्रेसी नेताओं को एकदम जेल में बंद कर देना तथा शांत प्रदर्शनकारियों पर असह्य अत्याचार करने के बाद जनता ने स्वप्रेरणा से आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में भाग लेने वाले हजारों व्यक्तियों ने अदम्य साहस व सहनशीलता का परिचय दिया। सैकड़ों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। अंग्रेजों ने देश में हिंसा भड़काने की सारी जिम्मेदारी गांधी जी पर डाल दी। यानी देश में जो हिंसा भड़काई थी इसकी सारी जिम्मेदारी गांधी जी पर डाल दी गई। गांधी जी ने इसका विरोध करने के लिए 10 फरवरी 1943 से 21 दिन का उपवास प्रारंभ किया। 13वें दिन गांधी जी की हालत खराब होने लगी। सरकार ने उन्हें छोड़ने से इनकार कर दिया। गांधी जी किसी तरह बच गए, लेकिन 22 फरवरी 1944 को उनकी धर्म पत्नी कस्तूरबा का जेल में निधन हो गया। अंत में जब लॉर्ड वेवेल
भारत के गवर्नर जनरल बने, तब 6 मई 1944 को उन्हें छोड़ा गया। वस्तुतः भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए गए आंदोलन की पुष्प लड़ी में पिरोया जाने वाला यह अंतिम फूल था। आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस और सेना में 538 बार गोलियां चली, जिसमें लगभग 7,000 से अधिक लोग मारे गए। गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार 10,000 से लेकर 40,000 लोग मारे गए। यानी सरकारी आंकड़े यहाँ 7,000 बता रहे हैं, वहीं गैर सरकारी आंकड़े 10,000 से 40,000 तक मारे गए। 60,259 लोग जेल में ठूंस दिए गए। यद्यपि यह आंदोलन अपने स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य में असफल रहा, किंतु लोगों ने सरकार से मुकाबला करने की भावना स्वयं में उत्पन्न हो गई। इसने भारतीय स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी। इस आंदोलन से अंग्रेजों को यह भली भांति ज्ञान हो गया कि उनका राज्य कोई नहीं चाहता। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुस्लिम लीग एक दूसरे के समीप आने लगे क्योंकि दोनों कांग्रेस विरोधी थे। मुस्लिम लीग और अंग्रेजों की मध्य संलिप्तता बढ़ती गई, क्योंकि दोनों के उद्देश्य एक ही थे, कांग्रेस का विरोध करना। दूसरे विश्व युद्ध में जिन्ना ने अंग्रेजों की हर प्रकार से सहायता करने के लिए मुसलमानों को आंदोलन से अलग रहने को कहा। जिस समय जापान भारत पर आक्रमण करने को तैयार खड़ा था, उसी समय अंग्रेज जिन्ना की सहायता को बड़ी महत्वपूर्ण समझते थे। इसलिए उन्होंने आगे चलकर जिन्ना को पाकिस्तान दे दिया, यानी भारत का बंटवारा कर दिया। इस आंदोलन का विदेशों पर भी खूब प्रभाव पड़ा। 25 जुलाई 1942 को चियांग काई शेक, चीन के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चियांग काई शेक ने रूजवेल्ट को लिखा, अंग्रेजों के लिए सबसे स्पष्ट नीति यह है कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दे। इस पर रूजवेल्ट ने कहा कि जो बात चियांग चाहते हैं उसको स्थगित करना ठीक नहीं है। पश्चात चर्चिल ने धमकी दी कि यदि चीन भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है तो अंग्रेज चीन का साथ अपनी संधि तोड़ देगा। इन सभी का परिणाम यह हुआ कि युद्ध के बाद अमेरिका और इंग्लैंड में जनमत इतना प्रबल हुआ कि इंग्लैंड को विवश होकर भारत को स्वतंत्रता देनी पड़ी। यानी चियांग काई शेक ने प्रधानमंत्री अमेरिका के जो राष्ट्रपति है रूजवेल्ट से कहा कि भारत को स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। रूजवेल्ट ने भी यही कहा, यह स्थिति ठीक है, किंतु इंग्लैंड ने साफ कह दिया कि हम आपसे संधि तोड़ लेंगे अगर आप इस तरह की बात करेंगे। किंतु अमेरिका और इंग्लैंड में जो जन थे, वहाँ के जो लोग थे, उनमें ये मांग उठी कि भारत को स्वतंत्रता दे देनी चाहिए, और भारत को इंग्लैंड ने विवश होकर स्वतंत्रता प्रदान कर दी। आंदोलन की असफलता के कारण डॉक्टर अंबा प्रसाद ने इस आंदोलन की असफलता के मुख्य 3 कारण बताए। पहला, इस आंदोलन के संगठन और योजना में कमियां थी। किसी भी जन आंदोलन को प्रारंभ करने से पूर्व उसके नेता को आंदोलनकारी की रणनीति का ज्ञान अवश्य होता है, लेकिन इस आंदोलन के नेताओं की कोई रणनीति निश्चित नहीं थी। सरकार उन्हें जेल में बंद करे, इससे पूर्व ही उन्होंने अज्ञात स्थान पर चला जाना चाहिए था। किंतु आंदोलन का अध्ययन करने से ये पता चलता है कि किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या किया जाए। गांधी जी की यह धारणा सर्वथा गलत सिद्ध हुई कि सरकार को आंदोलन की चेतावनी देने पर सरकार उनसे बातचीत करेगी। उन्हें पक्का विश्वास था सरकार 1942 के आंदोलन की भांति गिरफ्तार नहीं करेगी। गांधी जी की यह धारणा गलत साबित हुई। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया, जो बाद में अहिंसात्मक हो गया। इसके बाद कांग्रेस के 2 ग्रुप थे, एक हिंसात्मक कार्रवाई को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए ठीक समझता था, दूसरा था जो गांधी जी इसे पसंद नहीं करेंगे, ऐसे आंदोलनकारियों में भी एकता नहीं थी। दूसरा, इस आंदोलन के काल में सरकारी कर्मचारी, सेना, पुलिस, देसी राजा सरकार के प्रति वफादार थे। यानी ये लोग तो सरकार के प्रति वफादार ही थे। सरकारी कर्मचारी, सेना, पुलिस और देसी राजा 1857 की क्रांति में भी अमूमन सरकार के समर्थक ही थे, और इसमें भी सरकार के समर्थक ही थे।
अतः सरकार का कामकाज बेरोक-टोक चलता रहा। सरकार के वफादार सेवकों ने आंदोलनकारियों पर भीषण अत्याचार किए। ये वफादार सेवक आंदोलनकारियों को की गतिविधियों की गुप्त सूचनाएं सरकार तक पहुंचाते रहे, जिससे आंदोलन का दमन करना सरकार के लिए आसान हो गया। तीसरा, यानी वफादारी नहीं छोड़ी। सरकार के पास जितने साधन और शक्ति थी उतनी आंदोलनकारियों के पास नहीं थी। आंदोलनकारियों को न गुप्तचर विभाग था और न ही एक दूसरे को सूचना पहुंचाने के साधन थे। सरकार की अपेक्षा आंदोलनकारियों के पास साधन कम थे। सरकार अपने समस्त साधनों को आंदोलन को कुचलने में लगा दिया। लोगों पर दिल दहला देने वाले अत्याचार किए, यानी इतनी यातनाएं दी कि सामने वाला दिल दहल जाए। जिनका सामना करना साधारण जनता के लिए कठिन था, यानी साधारण जनता इस तरह के अत्याचारों को सहन नहीं कर सकती थी। अतः आंदोलन कुचल दिया गया, यानी आंदोलन अब कुचल दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यद्यपि यह आंदोलन तत्काल अंग्रेजों को भारत से निकालने में असफल रहा, किंतु भारतीय जनता ने जो बलिदान किए वे व्यर्थ नहीं गए। यानी यह आंदोलन भले कुचल दिया गया हो, पर जनता ने जो कार्य किए वो अविस्मरणीय थे, उनको भुलाए नहीं जा सकते और उनके बलिदान व्यर्थ भी नहीं गए। इस आंदोलन से भारतीय स्वतंत्रता निकट आ गई। सरदार पटेल ने कहा, भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास में ऐसा विप्लव कभी नहीं हुआ जो पिछले 3 वर्षों में हुआ। लोगों ने जो प्रतिक्रियाएं व्यक्त की उस पर हम सभी को गर्व होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन था और इसमें आम लोगों से लेकर खास लोग सभी इसमें शामिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के जब चल रहा था तो उस समय बालिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में बालिया में पुलिस थानों पर कब्जा कर लिया गया और स्वयं की सरकार घोषित कर दी। ये वह स्टेट बता रहा हूँ जहाँ आंदोलन सर्वाधिक फैला। दूसरा, तामलुक, बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक में गठित राष्ट्रीय सरकार 1944 तक चलती रही, यानी राष्ट्रीय सरकार का गठन कर लिया जो 1944 तक चलती रही। यहाँ की सरकार को जातीय सरकार के नाम से जाना जाता है। तामलुक की 73 वर्षीय किसान विधवा मांतगिनी हजारा ने गोली लग जाने के बाद भी राष्ट्रीय झंडा ऊंचा रखा। सतारा की राष्ट्रीय सरकार सबसे दीर्घजीवी रही। यह 1945 तक कार्यरत रही। इसके नेता वाई.बी. चाण थे। सतारा में भी ब्रिटिश सरकार के विरोध में यहाँ पर सरकार स्थापित हो गई। क्लियर, ये मुख्य स्थान थे जहाँ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलने पर अंग्रेजों को वहाँ की सरकार से बर्खास्त कर दिया गया, उन्हें भगा दिया गया और उस जिले की स्वयं की सरकार स्थापित कर ली गई, जिनमें बालिया, तामलुक और सतारा प्रमुख है। इस प्रकार हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि 1942 में जो पाठ भारतीय जनता ने पढ़ा वो आज़ादी के सन्निकटता की ओर ले गया। वहाँ के जो महिलाएं थी, बच्चे थे, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में जो अपने बलिदान की आहुति दी, उससे देश स्वतंत्र हुआ। और आज हम सबको उन महिलाओं, उन बच्चों, उन नेताओं, उन क्रांतिकारियों पर गर्व है जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में, आज़ादी दिलाने में अपनी महती भूमिका निभाई। और आज जो भारतवासी भोग रहे हैं सब उन्हीं के कर्मों का फल है। अतः निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है भारत छोड़ो आंदोलन एक विशाल आंदोलन था जिसमें भारतीय स्वतंत्रता की ओर मार्ग प्रशस्त किया और आगे चलकर 1942 का ये आंदोलन 1947 में देश की आज़ादी का कारण बना। भारत छोड़ो आंदोलन में पटेल जी ने भी यही कहा, यह भारतीय इतिहास में ब्रिटिश राज्य में ऐसा आंदोलन पहले कभी नहीं हुआ जो एक अविस्मरणीय आंदोलन है। अतः बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन निश्चित रूप से एक सफल आंदोलन कहा जाएगा, क्योंकि इसने जनता में एक देश के प्रति स्वामी भक्ति, प्रेम, निष्ठा, राष्ट्रवाद की जो बात फैली
वह उल्लेखनीय रही। माना कि यह आंदोलन असफल हुआ, किंतु इसके परिणाम 1947 में मिले और जो है जब भारत को स्वतंत्रता मिली। अतः भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और यह आंदोलन अनवरत रूप से चलता रहा। आम लोग, आम जनता भी इसमें शामिल थी। कुल मिलाकर भारत छोड़ो आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन था जिसमें आम लोगों ने हिस्सा लिया था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।